हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला वोमेंस बर्ड्स मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड वोमेन और नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट वोमेन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है ईडन पार्क आउटर ओवल में, जो कि ऑकलैंड वोमेन का होम ग्राउंड है। आखिरी जो मैच इस ग्राउंड पे हुआ था आपको याद होगा, बारिश से धुल गया था। कैंटरबरी के अगेंस्ट में वो मैच डे था ऑकलैंड का, तो वो मैच हुआ नहीं था। इस फिक्सचर के बारे में बात करें, इस फिक्सचर के बारे में बात करने से पहले मैं अगर आपको दोनों टीमों के बारे में थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ, आई होप आपको दोनों टीमों के बारे में काफ़ी आइडिया हुआ भी होगा अभी तक। वो है ये कि ऑकलैंड भले ही बैटिंग से तो कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा नहीं कर रही है, मतलब ठीक ठाक कंट्रीब्यूशंस आ रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन बॉलिंग उनकी काफ़ी अच्छी हो रही है, स्पेशली डेथ ओवर्स में। उनके जो बॉलर्स हैं, जो इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, जैसे कि होली हडल्स्टन, एलिन केली, एना पीटरसन, ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। पिछले मैच में बेला आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी ठीक ठाक करा हुआ था। और जो लोकल टैलेंट्स हैं, जैसे कि बैटिंग से शशि शाहरी, बॉलिंग से फ्रैंक जोनस, जिस प्रसाद, इन्होंने जितने जितने मौके इनको मिले हैं उन्होंने अच्छा करा हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल एज ए टीम ये अच्छा कर रहे हैं। दूसरी तरफ से अगर नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए तो इनका सारा जो स्ट्रेंथ है ये बैटिंग में ही हमें नज़र आ रहा है। बॉलिंग में अभी तक तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मतलब विकेट्स नहीं निकल रहे हैं ये बात नहीं है, विकेट शायद निकल रहे हैं, लेकिन जब तक निकल रही है तब तक काफ़ी देर हो रहा है। और जो मैचेस वो हारे हैं, आखिरी मैच पर भी इवन कैंटरबरी के अगेंस्ट में जो मैच हो रहा था वहाँ पर उन्होंने बहुत जल्दी 2-3 विकेट निकाल लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको 150-160 के आसपास स्कोर कंसीड करना पड़ा। के टी इब्राहिम ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली है, आपको याद होगा। तो ये चीज़ इनके साथ हो रहा है, एक डिपेंडेबल बॉलिंग लाइनअप की इनकी कमी नज़र आ रही है। अ, तो ऐसा ही कुछ चीज़ें आपको इस फिक्सचर में भी देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वेदर की बात करें, क्लाउडी है, लेकिन बारिश के चांसेस तो नहीं नज़र आ रहे हैं। आखिरी सीज़न के बातें छोड़ देते हैं। आखिरी 5 T20 मैचेस में पूरी तरीके से ऑकलैंड वोमेन ने यहाँ पर डोमिनेट करके रखा हुआ है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स को। देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें होता है। ये वन ऑफ द रेयरेस्ट फिक्सचर है जहाँ पर ऑकलैंड की बैटिंग सही हुई है। सही मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमेशा ही 130 के ऊपर तो स्कोर इनका गया है, उससे ज़्यादा भी कभी कभार बना है। अगर हम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट तरफ से बताएं तो उनकी भी बैटिंग बुरी नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि ऑकलैंड की बॉलिंग काफ़ी अच्छी है तो उस तरह से उस लेवल पे तो नहीं पहुंच पाए हैं वो कभी भी, लेकिन ठीक ठाक उनका भी रहा है। तो देखो, ये है, देखो पहला मैच ऑकलैंड ने बनाया है 211। लीड किया किसने? लॉरेन डाउन, एना पीटरसन ने। बॉलर में से किसी सभी का एक एक करके विकेट था, जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। यही एक लौता मैच है जहाँ पर नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट का बैटिंग भी अच्छा नहीं हुआ था। लेडन डेविस के बताने लायक 23 रन और 9 विकेट ये जो गिरे हैं, ये मतलब मैं जो आगे आपको मैचेस दिखाऊंगा, सारे मैचेस मिलाकर, सारे इनिंग्स मिलाकर किसी एक टीम का सबसे ज़्यादा विकेट यही इनिंग्स में गिरा था, जहाँ पर पीटरसन, आर्मस्ट्रॉन्ग, हडलस्टोन, केली सबके खाते में दो दो करके विकेट्स थे। इसके बाद से देखो, देखो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग डिसेंट हुई। गड़ी और कर्टिस ये पहले खेलती थी, इनके अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं इस फिक्चर में, ये तो अवेलेबल नहीं है। इन्होंने काम करा, बॉलरों में से कोई अवेलेबल नहीं है ऑकलैंड की तरफ से। ऑकलैंड ने फिर भी मैच जीत लिया, फिर से अच्छी बैटिंग, फिर से एना पीटरसन का नाम आपको दिख रहा है। अगला मैच ऑकलैंड की बैटिंग फिर से सही, लॉरेन टाउन फिर से, इस बार केटी परकिंस और नीचे से एलिना केली ने अच्छा परफॉर्मेंस करा था। एंडरसन तब बॉलिंग करवाती थी उनके विकेट्स। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट भले ही चेज नहीं कर पाई, लेकिन 125 तक वो गए और 7 विकेट भी गिरे। ठीक है, ज़्यादा विकेट्स भी नहीं गिरे, मतलब 7, मतलब डिसेंट है, ठीक ठाक है। लेकिन रन्स भी ठीक ठाक बनाए उन्होंने। 125 रन कम नहीं होता है वोमेन क्रिकेट में, इस न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में। ये तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। ये कुछ विकेट टेकर्स थे। यह है सेकंड लास्ट मैच। ऑकलैंड की बैटिंग फिर से सही, फिर से एना पीटरसन और लॉरेन डाउन। इस बार केटी परकिंस ने भी कुछ कंट्रीब्यूट करा। बॉलिंग में से लॉरेन हीप्स ने विकेट्स निकाला था, लेकिन खास कुछ इफेक्ट ऑफकोर्स हुआ नहीं, क्योंकि 167 रन बन चुके थे। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन 136 रन उन्होंने बनाए। एंडरसन, लीडन डेविस के परफॉर्मेंस फिर से, बॉलिंग से भी पीटरसन ने, और इस बार केली, जोनास, इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट्स करे। और आखिरी जो मैच हुआ, यहाँ पर केटी परकिंस उभर के आ गई। मतलब आखिरी तीनों ही मैच में केटी परकिंस रन बना रही थी। ये देखिए, यहाँ पर 35, यहाँ पर भी 29, और यहाँ पे वो जो छोटा छोटा रन बन रहा था वो यहाँ पर बड़ा हो गया 70। यहाँ पर लॉरेन डाउन और पीटरसन में से कोई नहीं चले, तो केटी परकिंस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया 138। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग फिर से ख़राब नहीं हुआ, लेकिन वही चेज नहीं कर पाए। एंडरसन का यहाँ पर भी नाम है। नोटिस करो आप, लॉरेन हीप्स ही एक लौती बॉलर हैं जिन्होंने 2 मैच में बंचेस में विकेट निकाले। बंचेस मतलब मिनिमम 2। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 विकेट और यहाँ पे
3 विकेट। इसके सिवाय सार्सफील्ड यहाँ पर 2 हैं, फ्रैंक जोनस का एक मैच में 2 रहा है, बाकी सभी का एक एक करके ही रहा है। एना पीटरसन का यहाँ पर एक मैच में 3 रहा था यहाँ पर, उसके बाद से एक एक करके ही आपको दिखता रहेगा। और बिल्कुल पहले मैच पे अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ पर ये पीटरसन, आर्मस्ट्रॉन्ग, हडलस्टोन, केली जो मेन इनके 4 ऑलराउंडर्स होते हैं ऑकलैंड वुमेन के, इन्होंने 2-2 करके विकेट निकाले हुए हैं। नहीं तो सिर्फ बॉलिंग परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके हमें यहाँ पर बहुत खास कुछ नहीं मिला था। ठीक है, तो कुछ नाम आपके सामने आए हैं। एक चीज़ जो आप समझ सकते हैं कि इस फिक्सचर में रन बने हैं, भले ही नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के रन्स कम बने हैं, लेकिन बने हैं। 120 के ऊपर तो हमेशा ही उन्होंने बनाया है इस एक इनिंग्स को छोड़ के। ठीक है, हमने ऐसे भी बहुत सारे फिक्सचर्स देखे हैं जहाँ पर इतने भी रन नहीं बनते हैं। ऑकलैंड की बैटिंग हमेशा यहाँ पे डिसेंट हुई है। लॉरेन डाउन और एना पीटरसन का नाम आपने देखा है कई बार, और जहाँ पे ये दोनों नहीं चले हैं वहाँ पे केटी परकिंस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। ठीक है, सिर्फ बॉलिंग से मतलब कंट्रीब्यूट करने वाले प्लेयर्स यहाँ पे कम ही नज़र आ रहे हैं। तो एक जो टिप आप कल के मैच में यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा प्लेयर अगर आपको दिख रहा है जो सिर्फ बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करेंगे तो उनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो क्रेडिट सेव करने के लिए। ऑलरेडी आपने देख ही लिया होगा कि क्रेडिट का बहुत इशू बनता है, जो हर मैच में ही होता है लगभग, तो यहाँ पर भी होगा। तो ये एक टिप है जो आप यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ जो है कि केटी गढ़ी मतलब उतना कंसिस्टेंट तो नहीं रही है, हालांकि इस फिक्सचर में भी उनके रन्स हैं जैसे कि हर फिक्सचर में रहता है, लेकिन उतना खास कुछ नहीं। यही एक इनिंग्स था जहाँ पर उन्होंने 50+ कुछ बनाया, बाकी उनका नाम आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं। ठीक है, लेकिन एंडरसन ने हमेशा ही कुछ ना कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करा है, 20-25 रन ही सही, लेकिन करा ज़रूर है। और यहाँ पे कुछ खास बताने के लिए नहीं है। एंडरसन, लेडन डेविस का भी नाम 1-2 बार आ चुका है। तो अगर हम समराइज़ करें सारी चीज़ों को, तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से किसी का भी नाम बताने लायक नहीं है, ना ही केटी गढ़ी का। ठीक है, भले ही बैटिंग उनकी सही रही है ओवरऑल एज ए टीम, लेकिन इंडिविजुअलिटी की कमी यहाँ पर है। ऑकलैंड के होकर लॉरेन डाउन 55 औसत है इनका, एना पीटरसन का भी 38 है, लेकिन एना पीटरसन को विद द बैट मैं कभी भी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता। बॉलर में से बात करी है तो मैंने जैसे आपको दिखाया कि बहुत ज़्यादा कुछ किसी बॉलर ने नहीं करा है, लेकिन विकेट्स हैं जैसे कि केली, आर्मस्ट्रॉन्ग, इनके खाते में 3-3 विकेट है। एना पीटरसन हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं यहाँ पे, तो हाईएस्ट रन स्कोरर और हाईएस्ट विकेट टेकर दोनों ही एना पीटरसन हैं। हालांकि रन्स के मामले में मैं ज़्यादा गारंटी नहीं रहता, बार बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन बॉलिंग इनकी डिसेंट है, ये मानना पड़ेगा। तो 6-7 विकेट उनके खाते में यहाँ पर है। और लॉरेन हिप्स का नाम आपने देखा है, जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एकमात्र नाम के तौर पर सामने आई हैं। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें जो आप इस फिक्सचर से नोटिस कर सकते हैं। अभी अगर मैं ग्राउंड पे आ जाऊँ, ग्राउंड पे भी यही परफॉर्मर्स है, केटी परकिंस, एना पीटरसन और होली हडलस्टोन। अभी ग्राउंड के बारे में अगर मैं बताऊं तो इस ग्राउंड में विद द बैट जो है ना, उतना खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है ऑकलैंड का, अनलेस केटी परकिंस कुछ करें। बहुत ही रेयर होता है, शायद 10 मैच में 1 मैच आ गया जहाँ पर एना पीटरसन ने कुछ करा होगा या फिर किसी और ने कुछ करा होगा, तब जाके अलग बात है। नहीं तो केटी परकिंस के ऊपर ही डिपेंड करा है कि इस ग्राउंड पे ऑकलैंड का स्कोर कितना बनेगा। देखते रहो। देखो, यह है पहला मैच, 104 बना ये मैच, वो हार भी गए थे। हडलस्टोन और पीटरसन यहाँ पर परफॉर्मर्स थे। उसके बाद अगला मैच यह वेलिंगटन के अगेंस्ट में मैच था, तो ऑफ कोर्स हारना तो बनता था। यहाँ पर भी बैटिंग से अच्छा नहीं हुआ, फिर से परकिंस और हडलस्टोन के विकेट्स भी यहाँ पर थे। ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन के अगेंस्ट में मैच था, यहाँ पर भी उनको हारना पड़ा था। फिर से बैटिंग में खास कुछ नहीं, 20 ओवर खेलने के बावजूद भी हडलस्टोन फिर से, परकिंस फिर से, और एलिने केली यहाँ पर, एलिने केली के विकेट्स भी थे, आर्मस्ट्रॉन्ग, हडलस्टोन, पीटरसन इनके साथ। ये एक मैच है जो जीते थे वो। देखिए 138 बना, बहुत बड़ा स्कोर ये नहीं था। और ये है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पे फिरे थे, तो इसको भी लीड किया था केटी परकिंस ने, जो मैच आपने यहाँ पर देखा था। ठीक है, तो आखिरी जो मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, यहाँ से केटी परकिंस और यहाँ से हडलस्टोन, केली वगैरह, और हीप्स और एंडरसन यहाँ से परफॉर्मर आए थे। बड़ा रन यहाँ पर भी नहीं बना पाई थी ऑकलैंड, लेकिन चलिए कुछ तो बना था केटी परकिंस की बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके। और ये था आखिरी मैच जो कंप्लीट हुआ था इस सीज़न में। जो एक मैच होना था वो तो हुआ नहीं था। तो 120 बनाया था। हडलस्टोन यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं, साथ में पीटरसन, आर्मस्ट्रॉन्ग, जोनास, ये कुछ हैं। ऑकलैंड ने यहाँ पर चेस कर लिया था। पीटरसन बैटिंग से चली, देखिए मैंने बताया कि 10 में से एक मैच आएगा जहाँ पर पीटरसन का बैट चलेगा, तो यहाँ पर चला, साथ में लॉरेन डाउन, और मैच जो है ऑकलैंड ने जीत लिया। तो आप देख सकते हैं इस ग्राउंड में बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं हैं ऑकलैंड के, उनको मैचेस काफ़ी हारने पड़े हैं। ऐसे भी मैचेस उनको हारने पड़े, मैं फिर भी मान सकता हूँ कि वेलिंगटन की टीम के अगेंस्ट में तो हारती है सारी टीमें, ये भी हारे हैं, लेकिन छोटी मोटी टीम के अगेंस्ट में भी हारे हैं। और इनके इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो रहा है वो है बैटिंग। ठीक है, बैटिंग में अगर केटी परकिंस कुछ करें
तो कुछ हो, और अगर नहीं करें तो दिक्कतें बनी हैं बैटिंग से। तो ये सब कुछ देखने के बाद केटी पर्किंस का रोल जो है ना, इस फिक्सचर में हमें बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, इस फिक्सचर में भी, इस ग्राउंड में भी। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल केटी पर्किंस आपके लिए प्ले करती हुई दिख रही हैं। एना पीटरसन तो ऑलरेडी आपकी टीम में है। होली हडलस्टोन फिर से एक मैच, आखिरी मैच पर भी हमने हमारा कैप्टन मटेरियल बताया था होली हडलस्टोन को, सब ने टीम पे रखा था, लेकिन कैप्टनसी के लिए दूर दूर तक किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हमने सोचा था। और मतलब जो मैच लगभग ऑर्डिनरी जा रहा था हमारे लिए, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया था होली हडलस्टोन ने, अगर आपको याद हो तो जो भी हो, तो ये कुछ परफॉर्मेंस नजर आ रहे हैं। कुछ मैचों में एरिना कली भी रही हैं, बेला आर्मस्ट्रॉन्ग भी रही हैं, तो ये कुछ रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ऐसे कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं जिनको हम कल के मैच में सेक्रीफाइस कर सकते हैं हमारा टीम बनवाने के लिए। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। प्लेइंग यूनिट की बात करें तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर मुझे कोई ज़्यादा चेंजेस की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कुछ प्लेयर्स के बारे में बताना चाहूँगा। शायद अभी तक आपने नोटिस नहीं करी होगी। एक है नाओमी मैथ्यूज़, ये पिछले मैच में खेली थी, लेकिन खास कुछ इनसे मतलब कराया नहीं गया था। इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ऊपर होगा, लेकिन तो खास कुछ इनसे कराया नहीं गया था। लेकिन ये एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, और ये ऑकलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी खेल चुकी हैं, तो इस कंडीशन का, और हो सकता है कुछ प्लेयर्स के बारे में भी इनको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा। हालांकि टीम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर भी बहुत कुछ है, लेकिन ये प्रॉपर ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही कर सकती हैं। अगर एक आध ओवर की बॉलिंग मिल जाए और अगर गलती से भी एक विकेट निकाल लेती है ना, तो अच्छी क्रेडिट शेयर बन सकती हैं आपके लिए। लूसी बाउचर अब फिर और लेडन डेविस अगर एक साथ खेलती हैं, तो मैंने बताया हुआ है कि लूसी बाउचर का रोल जो है ज़्यादा आता नहीं है। पिछले मैच में भी सिर्फ एक ही ओवर की बॉलिंग मिली थी, बैटिंग से भी कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन एक प्रॉपर ऑलराउंडर ये भी है। अगर आपको दोनों में से एक को चूज़ करना है मतलब लेडन डेविस और लूसी बाउचर में से, तो आपको लेडन डेविस के लेना पड़ेगा ही, क्योंकि बॉलिंग में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे नहीं। लेकिन लूसी बाउचर एक बहुत ही सही ऑलराउंडर है, और मुझे लगता है कि मतलब हर मैच पे ऐसा नहीं होगा जहाँ पर आप उनको देखेंगे कि एक ओवर बॉलिंग करवा रहे हैं। ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती हैं, और जैसा हम इस फिक्सचर में देख रहे हैं, हमेशा ही नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग को हमें नीचे तक जाना पड़ा है। भले ही एज ए टीम उन्होंने अच्छा स्कोर खड़ा किया है, अच्छा मतलब ठीक ठाक मैं कहूँगा 120 125 प्लस, लेकिन ये एक प्रॉब्लम उनके लिए रहा है। तो ये जो दो मैंने प्लेयर्स के नाम बताए हैं, लूसी बाउचर और नाओमी मैथ्यूज़, इनको आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में भी नाओमी मैथ्यूज़ को अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो शायद बैटिंग मिली थी। बहुत खास कुछ तो नहीं करा था, लेकिन खास कुछ मतलब एक्सपेक्टेशन आप रख भी नहीं सकते। बैटिंग या बॉलिंग कुछ तो उनको मिला था जो उनको कुछ खास कर नहीं पाई थी। तो ये दोनों आपके लिए अच्छे पंट्स बन सकते हैं। बहुत ही जल्दी लोग लूसी बाउचर को मतलब एक मैच में बहुत ही बढ़िया करा था उन्होंने, उसके बाद फिर से उनका सिलेक्शन परसेंटेज कम होता जा रहा है। अ, अभी रिस्क आप किसके ऊपर ले सकते हैं? देखो, नॉर्दर्न ईस्ट की टीम में तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका क्रेडिट बहुत हाई होता है। एक है केटी गरी, ब्रूक हैलिडे और आयमा रिचर्डसन। ठीक है, अभी आयमा रिचर्डसन क्या करती हैं? आयमा रिचर्डसन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ठीक ठाक कर लेती हैं। अभी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के बॉलर का क्या परफॉर्मेंस रहा है इस फिक्सचर में, आपने देख ही लिया है, बहुत खास कुछ नहीं, एक्सेप्ट फॉर लॉरेन हिप्स। तो आयमा रिचर्डसन अगर बैटिंग से कुछ करती हैं तो, नहीं तो बॉलिंग से हिस्टोरिकली भी उनका कुछ खास नहीं है, और मुझे भी खास कुछ उम्मीदें यहाँ पर नहीं है। ब्रूक हैलिडे कैप्टन है, और मतलब पूरा इस्तेमाल कर रही है वो इस चीज़ का। भले ही उनकी बॉलिंग अप टू द मार्क तो कुछ नहीं है, लेकिन अपना पूरा कोटा ख़त्म करवा रही हैं, ओपनिंग पे भी आती हैं। तो इनको ड्रॉप करना थोड़ा रिस्क हो सकता है। तो ये दोनों बड़े क्रेडिट वाले ऑलराउंडर्स हैं जिनके ऊपर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। केटी गढ़ी का क्रेडिट थोड़ा सा कम है बस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 9.5 क्रेडिट लेकर आप 20-25 रन मैनेज कर पाएंगे। तो हो सकता है कि ये एक फिक्सचर हो जहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप केटी गढ़ी को ड्रॉप करें। देखते हैं आगे हम जब टीम बनाएंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं। बेंच में एक बहुत ही सही प्लेयर है जिनका नाम है मकाइला टेम्पलेटन। ये 50 ओवर टूर्नामेंट से भी खेल चुकी हैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर। अच्छा खेला था वहाँ पे भी, और मतलब बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग करने के लिए जानी जाती हैं। ऑफ कोर्स हो सकता है चांस इनको नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो शायद प्रॉपर्ली नहीं, लेकिन अगर मिलता है तो कल के मैच में भले ही नहीं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकती हैं। ऑकलैंड के होकर जो चेंजेस हो सकते हैं मुझे लगता है वो है जेस बार्नेट टीम पे वापस आ सकती हैं। थोड़ा इंजरी कॉन्सर्न था इसलिए बाहर थी, और एक प्रॉपर विकेट टेकिंग बॉलर है। इनका एक रिकॉर्ड भी है, ये डोमेस्टिक सर्किट में T20 क्रिकेट में 5 विकेट ले चुकी हैं और विदाउट कंसीडिंग एनी रन। ठीक है, तो काफ़ी लीथल बॉलर है ये डोमेस्टिक सर्किट में। जेस बार्नेट, जेस प्रसाद, फ्रैंक जोनस, इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि ऑफकोर्स इनमें से किसी को भी ज़्यादा मौके अच्छी तरीके से नहीं मिलते हैं, लेकिन आखिरी मैच में जेस प्रसाद ने अच्छी बॉलिंग कराई थी। 2 ओवर ही शायद मिले थे, लेकिन उनमें से ही उन्होंने 2 विकेट निकाला हुआ था। तो यही कुछ बातें हैं, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता खास कुछ बताने लायक है होगा। यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये जो तीन हैं, लॉरेन डाउन, एना पीटरसन,
केटी परकिंस और होरी हडलस्टोन ग्राउंड के बारे में ओवरऑल। तो इन चारों का रिकॉर्ड जो है काफ़ी अच्छा है और इनका रोल भी बहुत ही ज़्यादा आया है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर ये चारों बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं किस तरह से हम हमारी कॉम्बिनेशन वगैरह बना पाते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन वही है, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा कुछ यहाँ पे इधर उधर करने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कल के मैच में भी आपको एना पीटरसन के ऊपर यूनिवर्सल कैप्टनसी का दारोमदार देना पड़ेगा, क्योंकि इनसे बेटर कोई ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप हेलिडे का बात कर सकते हो, लेकिन मतलब ऑकलैंड की जो भी हो बैटिंग में फिर भी मान सकता हूँ उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बॉलिंग उनकी बहुत ही अच्छी है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी आके उनके अगेंस्ट में बड़ा कुछ कर देगा। और हेलिडे की बॉलिंग भी अप टू द मार्क नहीं हो रही है। टीम में आप चाहो रख लो, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको एक बार के लिए सोचना ज़रूर पड़ेगा। तो यही है सारी चीज़ें। तो ये है सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मेरे बेसिक टीम का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का है। यहाँ पर मैंने बेला आर्मस्ट्रॉन्ग को नहीं रखा है, क्रेडिट तो मेरे पास मस्त बच गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एंडरसन या फिर हीप्स के जगह पर बेला आर्मस्ट्रॉन्ग को भी ले सकते हैं, क्रेडिट हमारे पास प्रॉपर है। क्रेडिट मैंने कैसे बचाया, यहाँ पे मैंने केटी गडी को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, केटी गडी को ड्रॉप किया है और किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो केटी गडी को मैंने ड्रॉप कर दिया है, रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बाकी लॉरेन डाउन, केटी परकिंस, एना पीटरसन, ये तीनों लॉजिकली सही नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि जहाँ पे एना पीटरसन लॉरेन डाउन चल रही है वहाँ पर केटी परकिंस का ज़्यादा कोई रोल नहीं आ रहा है। लेकिन क्या है कि मेरे पास क्रेडिट इशू नहीं है तो मैं ले सकता हूँ। लेकिन बड़ी लीग खेल रहे हो तीनों में से एना पीटरसन तो चलिए डिफ़ॉल्ट पिक है, या बॉलिंग भी करवा लेंगी। केटी परकिंस और लॉरेन डाउन में से किसी एक को रखना। ठीक है, हैलिडे और रिचर्डसन को मैंने रख लिया है ये, क्योंकि प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं। बैटिंग से कुछ करे नहीं करे, अगर एक आध विकेट निकाल लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदे का डील हो सकता है। अभी मैं आपको थोड़ा बात करता हूँ जहाँ पे आप रिस्क वगैरह ले सकते हो। हैलिडे रिचर्डसन में से अगर बात करी जाए तो देखिए, हैलिडे जनरली बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भले ही वो करवा रही हैं लेकिन उनकी बॉलिंग बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, बड़ी लीग खेल रहे हो तो कोई छोटी लीग में ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़ी लीग खेल रहे हो, हेलिडे को ड्रॉप करना और उनके जगह पर आपके पास अच्छे ऑप्शंस आ जाएंगे, नेंसी पटेल और हो सकता है एक बार के लिए नाओमी मैथ्यूज़ भी। इनको बड़ी लीग में ट्राई करना, छोटी लीग में बार बार कह रहा हूँ हेलिडे को ड्रॉप मत करना। कुछ भी नहीं, 10 रन 1 विकेट 40 पॉइंट देखे जाएंगी, इनको प्रॉपरली मौका मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, तो आपका नुकसान ही हो जाएगा, तो ये चीज़ मत कर लेना। लेकिन बड़ी लीग में ये एक एक्सपेरिमेंट जो है करना। और यहाँ पर जेस बार्नेट, जेस प्रसाद का ऑप्शन है, और अगर कहीं से आपको दिख गया कि जेस बार्नेट खेलती हैं तो बहुत ही सही ऑप्शन है जेस बार्नेट, प्रॉपर विकेट टेकिंग ऑप्शन है ये। ठीक है, तो इनको जो है ट्राई ज़रूर कर लेना। जेस प्रसाद का भी सही है, लेकिन क्योंकि बॉलिंग से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं है और मैंने बेला आर्मस्ट्रॉन्ग को रख लिया है सेफ रहने के लिए, तो बेला आर्मस्ट्रॉन्ग की जगह पर भी आप जेस प्रसाद को रख सकते हो। बेला आर्मस्ट्रॉन्ग फॉर्म पे नहीं थी। ठीक है, आखिरी मैच पर हालांकि उन्होंने रन बनाया था तो काफ़ी लोग इनको ले रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी फॉर्म पे नहीं थी। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, मैं प्रेफर करूंगा जेस प्रसाद को अगर सिर्फ बॉलिंग की बात आती है तो। लेकिन क्या है कि बेला आर्मस्ट्रॉन्ग को बैटिंग भी मिल जाती है थोड़ी बहुत, तो इसीलिए मैंने स्मॉल लीग के कॉम्बिनेशन में रख लिया है इनको। और यहाँ पे आपको लूसी बाउचर का भी ऑप्शन मिल जाएगा बहुत ही जल्दी, मतलब एक आध मैच के डिफरेंस में ही लोग इनको इग्नोर करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगी, जहाँ पे प्रॉपरली बैटिंग मिलने का पूरे चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू दिस फिक्सचर, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। और बॉलिंग भी 1 ओवर से ज़्यादा ही इनको मिलना चाहिए जो क्वालिटी ये पोजेस करती है। ठीक है, बाकी क्या होगा नहीं होगा पता तो नहीं, लेकिन ये कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप काम वगैरह कर सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन मुझे नहीं लगता है एना पीटरसन के बाहर मुझे कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। हार्डली आप यहाँ पे हडलस्टोन के साथ वापस ट्राई कर सकते हैं, बहुत रिस्क लेना है। कैप्टनसी तो नहीं, लेकिन वाइस कैप्टनसी लॉरेन डाउन या पीटरसन में से किसी को आप जा सकते, परकिंस में से किसी पे आप जा सकते हो। लॉरेन डाउन का इस फिक्चर में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, परकिंस थोड़ी सी हिट और मिस टाइप है, लेकिन अभी भी उनका हिट होना बाकी है इस पूरे टूर्नामेंट में। तो क्या पता वो कल का दिन ही हो जाए जहाँ पर वो हिट हो जाए। और वैसे भी इस फिक्सचर में भी और इस ग्राउंड में भी इनका इंपॉर्टेंस हमेशा ही ज़्यादा रहा है। बड़ी लीग में लॉरेन डाउन या केटी परकिंस में से एक को लेकर चलना, दोनों को लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तो सब कुछ फ्री में है, सब कुछ आप ही के लिए है, तो ज्वाइन ज़रूर हो जाना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।